हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है नर्सिंग फाउंडेशन की एक और नई क्लास में, जहां हम चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन प्रोसेस साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट स्लाइड से, जिस पे हमारे को दे रखा है कि इन्फेक्शन साइकिल प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हमारे को जो समझने की चीज है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, हमारे को पता है इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें हमारे को जानने पड़ती है। तो सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट, जो बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी है, इन्फेक्शियस एजेंट में आ जाता है। जैसे हमारे बैक्टीरिया हुए और वायरस हुए, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं, वो रिजर्वियर के पास जाते हैं और सस्पेक्टेबल होस्ट के पास जाते हैं। अब व्हाट इज द सस्पेक्टेबल होस्ट? सबसे पहले सस्पेक्टेबल होस्ट से चालू करेंगे कि जिनमें ये बैक्टीरिया ग्रो करते हो। वो पर्सन जिनके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करते हो, जो उनको गड़ देता हो ग्रो करने के लिए, वो जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारे सस्पेक्टेबल होस्ट कहलाते हैं। फिर वहां से पोर्टल ऑफ एंट्री होती है। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि वो किस जगह से, चाहे माउथ से, चाहे आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ओरल ट्रैक्ट है, स्किन है, जीआई है, कहाँ से जो है वो चीजें आई हैं, तो वो सारी जो है हमारे पोर्टल ऑफ एंट्री कहलाती हैं। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टच, एयर, सेंस, किस तरह से जो है वो उस जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिट। देन पोर्टल एग्जिट, पोर्टल एग्जिट का मतलब होता है हमारे पोर्टल एग्जिट के भाई वो आउट कैसे होंगे, बॉडी से बाहर कहाँ से निकल, लास्ट में वो बाहर निकल गए, देन अगला रिजर्वियर कौन होगा। तो ये पूरी साइकिल होती है। एक बार आप इसको बना लीजिए पॉज करके। देन हम बात करें कि हमारे जो इन्फेक्शन प्रोसेस में हमने दो वर्ड पढ़े थे, पोर्टल एंट्री और दूसरा पढ़ा था पोर्टल एग्जिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वो साइकिल आपको बनाना पड़ेगा जब पूछेंगे। जरूरी नहीं है नर्सिंग फाउंडेशन में पूछा है, आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। तो हमारे जो पोर्टल एंट्रीज है वो कौन कौन सी हो सकती है, तो जिसमें से हम लिखते हैं रेस्पिरेटरी। सबसे पहले जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, के अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा आपके जो स्किन होती है, जीआई ट्रैक्ट हुआ, स्किन हुआ, रिप्रोडक्ट आपके जो स्किन हुआ, म्यूकोजल हुआ, या फिर पेरेंट्रल जो हुआ, ये सारे आते हैं। जैसे म्यूकोजल भी हो सकता है, म्यूकोसा के थ्रू हो सकता है, के अलावा पेरेंट्रल हो सकता है, और लास्ट में फीको ओरल रूट भी हो सकता है। ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी किसके अंदर आ जाती हैं? हमारी पर्टिकुलर जो पोर्टल एंट्रीज होती हैं उनके अंदर आ जाती है। देन हम बात करते हैं पोर्टल एग्जिट की। तो पोर्टल एग्जिट के अंदर क्या आ जाता है? हमारे पोर्टल एग्जिट के अंदर हमारे आता है, सबसे पहले जो चीज आती है वो हमारी क्या आ जाती है? हमारे सेम तो जितने भी है, एग्जिट यानी बाहर कैसे निकले। अगर जीआई ट्रैक्ट के अंदर आया है तो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ सकते हैं, वो गट के थ्रू बाहर आ सकते हैं, ये गेज रिफ्लेक्स के थ्रू। रेस्पिरेशन में आप कफिंग के थ्रू बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा स्किन है तो स्किन के वजह से, तो स्वेट की वजह से बाहर आ सकते हैं। म्यूकोजा है तो म्यूकोजा में भी सेम चीजें, स्वेट हुआ या फीकल फीकल मटेरियल के थ्रू भी आ सकते हैं। फीकल मटेरियल के थ्रू आ सकते हैं, स्वेट के थ्रू आ सकते हैं, वॉमिट के थ्रू आ सकते हैं। इनके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा म्यूकस जो है जमा होके आ जाता है। पेरेंट्रल रूट हुआ तो ब्लड वगैरह जो है स्वेलिंग के थ्रू बाहर निकल सकता है, कि स्वेलिंग एक्सुडेट के रूप में जो है एग्जिट कर जाए। देन लास्ट में हमारा फीको ओरल रूट, जिसमें फीसिस वगैरह होती हैं। ये सारे जो है हमारे पोर्टल एंट्री और पोर्टल एग्जिट है। देन हम बात करें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन की। रेस्पिरेटरी आइसोलेशन का मतलब है कि पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी टीबी, मान लो इसमें हम टीबी वाला पेशेंट आ गया, उसको हम कर सकते हैं। कोरोना वाला जो कोविड-19 वाला जो पेशेंट है वो आ गया, तो उसको आइसोलेट करो। एंटेरिक का मतलब होता है एंटेरिक फीवर वगैरह जो होते हैं उनको आइसोलेट करना, जैसे टाइफाइड।
एंट्रिक फीवर। देन हम बात करते हैं वुंड स्किन की तो उसको भी जरूरी है। मान लो कोई पेशेंट है, उसका ओपन वुंड है कि भाई है ना, घाव जो है वो खुला हुआ है, तो उसको आइसोलेट करना है, क्योंकि उसके थ्रू भी अगर जो ब्लड वगैरह है या फिर जो उसका पस वगैरह है वो किधर और भी चल सकता है। इसके अलावा जो वुंड वगैरह है उससे एक तो जो जिसको वुंड हुआ है उसको भी दिक्कत, और जिसको नहीं हुआ है उसको भी दिक्कत कि भाई डायरेक्ट अगर कोई एक ड्रॉप भी अगर उसके पास वगैरह की बाहर पड़ जाती तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो वुंड वगैरह जो आ जाता है, जैसे ओपन वुंड के एग्जांपल हम ले लेते हैं। और लास्ट में ब्लड आइसोलेशन तो बहुत ही जरूरी है, आपको ध्यान रखना है नीडल स्टिक इंजरी नहीं होती, तो प्रिवेंट नीडल स्टिक इंजरी ऑल्सो, प्रिवेंट नीडल स्टिक इंजरी ऑल्सो। और एट द एंड हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये जो सारे आइसोलेशन है, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग। तो ये आप लिख लो एक बार पॉज करके। आई होप आपने ये सही चीजें जो है लिख ली होंगी। देन हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, मेडिकल एसेप्टिक प्रैक्टिस। दो तरीके की होती है, एक तो होती है मेडिकल एसेप्टिक, मेडिकल एसेप्सिस, एक होता है सर्जिकल एसेप्सिस, होता है सर्जिकल एसेप्सिस। तो मेडिकल एसेप्सिस होता है क्या है, रेफर टू ऑल प्रैक्टिस दैट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट and his environment from the transmission of producing organism। यानी कि जितने भी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीज का जो ट्रांसमिशन हो रहा है उससे बचाने के लिए जो हम प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं उसको हम मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले हैंड वॉशिंग, एटलीस्ट एल्बो तक, कोहनी तक हाथ धोने चाहिए। 5 स्टेप होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले आपको हैंड्स पे जो सोप अप्लाई करके देख, फर्स्ट, देन सेकंड इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, थंब, एंड देन लास्ट में हमारे को इस प्रकार से जो है हैंड वॉशिंग करके 5 स्टेप्स के अंदर निपटाना होता है। देन हमारा आता है कितना, 30 सेकंड के लिए, एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए होना चाहिए। बंटी का साबुन स्लो नहीं था, वो एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। देखा होगा लाइफ बॉय का एड आता है जिसमें वो धोते जाओ करता है, देन इसमें वो बोलती है बंटी था साबुन स्लो है, वो साबुन स्लो नहीं था, वो मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। The outside of the gown is highly contaminated and inside the gown is considered as clean। आउटसाइड जो है वो बिल्कुल कंटामिनेटेड हो जाता है, क्योंकि आपने वो चीज गाउन को पहन रखा है और आप घूम रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसके भी अड़ रहे हो उसके भी अड़ रहे हो, तो वो सब इन्फेक्शन आपको लग रहा है, लेकिन अंदर से वो क्लीन है, अंदर से तो उसका पार्ट है वो क्लीन है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे, हैंग द गाउन इन द क्लाइंट यूनिट टू कंटामिनेटेड साइड फोल्डेड आउट। जो चीज कंटामिनेटेड है उस साइड से आपको उसको आउट रखनी है और फिर उसको फोल्ड करनी है आपको। इसके बाद में आपको दूसरी जो चीज है वो ध्यान रखनी है कि जो कंटामिनेटेड साइड नहीं है उसको आपको इनसाइड फोल्ड रखना है। द स्मॉल रूम ऑफ द 100 cubic feet required a 220 ग्राम स्कल्पचर फॉर इट्स फ्यूमिगेशन। कम से कम 220 ग्राम का स्कल्पचर फ्यूमिगेट करने के लिए काम में आना चाहिए, और 100 क्यूबिक फीट रिक्वायर्ड होना चाहिए, और ओपन आफ्टर 24 आवर। और वो सारी चीजों को आपको एक्सेप्ट करके क्या कि भाई मैं ग्लाउज भी गाउन भी रख दिया, ग्लव्स भी रख दिया, ये सारी चीजें रख दी, क्योंकि अंदर से तो वो सेफ है, बाहर से है तो उसको फ्यूमिगेट करो और 24 घंटे बाद उसका दरवाजा खोलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओवर द 100 क्यूबिक स्पेस द डिसइंफेक्शन ऑफ द KMNO क्रिस्टल एंड द फॉर्मेलिन। फॉर्मल्डिहाइड हमने पढ़ा हुआ है स्टरलाइजेशन में, तो वही है कि इन KMNO4 क्रिस्टल और 250 ml ऑफ फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करके आपको जो 100 क्यूबिक फीट जो रूम है उसके स्पेस में आपको उसको डिसइंफेक्ट कर देना है। एंड द मेडिकल एसेप्सिस, ऑल द प्रैक्टिसेस आर डायरेक्टेड टू प्रिवेंशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंट्री इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर एंट्री करने से जो है वो डायरेक्टली हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। द क्लीनिंग टेक्निक, ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है, नॉर्मली स्टरलाइजेशन में भी पढ़ रखी है हमने, हमारे जो डिजीज क्वेश्चन है पढ़ रखी है, तो ये नई कोई चीज है नहीं बताने के लिए, इसलिए हम इसको एलोबरेट नहीं कर रहे हैं इतना।
द कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन डिस्पोजेबल मेथड। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पेशेंट का डिस्चार्ज नहीं हुआ है, वो अभी भी बेड पे है, बेड रिडन है, और उस समय जो आप अगर वो कर देते हो तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, हम जो है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहते हैं। और अगर पेशेंट की डेथ हो गई है या पेशेंट जो पर्टिकुलर जगह से आइसोलेट था वो हट गया है, वहां से उसका डिस्चार्ज हो गया, तो उस समय जो है आपको क्या करना है, फ्यूमिगेट कर देना है उसको। उसको हम कहते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सर्जिकल एसेप्सिस की। सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है? रेफर टू द प्रोसीजर यूज्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट एरिया स्टेराइल एंड कंप्लीट द फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑल द प्रैक्टिसेस आर डायरेक्टेड टू द एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक और जो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सबसे जो है आपको बचाने के लिए जो है सर्जिकल ऑब्जेक्ट्स हुए हैं उन सबको स्टेराइल रखना जरूरी है। पर्टिकुलर आप गोश्त पीस उठाने के लिए एक चीटल फोर्सेप का इस्तेमाल भी कर रहे हो, पर्टिकुलरली आप जो है किसी डायलेटर का, एगार डायलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, सीजर का इस्तेमाल कर रहे हो, स्केपुला स्केपल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन सबको भी सर्जिकल एसेप्सिस में जरूरी होता है। अब इसमें देखो, हैंड को जो है आपको थेरली 3 से 5 मिनट तक धोना है, और ऑपरेटिंग रूम में 10 मिनट तक आपको जो है अपने हैंड क्लीन करने हैं। इसके अलावा वॉशिंग ऑफ योर हैंड लेस कंटामिनेटेड एंड टू द एल्बो लेस कंटामिनेटेड। यहाँ तक आपको हैंड टू एल्बो तक आपको उसको जो है वॉश करना है। आई होप आपको ये एक छोटी सी क्लास समझ में आई होंगी। हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, एक छोटा सा चेन देखा है, पोर्टल एंट्री, पोर्टल एग्जिट, मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।